नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वह है रीट के विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि आपने आज का थंबनेल देख लिया है कि रीट की जो परीक्षा है उसमें तुक्का कैसे लगाएं या तुक्का लगाने का जो बेस्ट तरीका है वो कौन सा है, तुक्का किस प्रकार से लगाएं, किस विधि से लगाएं या किस आधार पर लगाएं जिससे जो है हमारे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। आज का हमारा ये जो सेशन है वो रीट 2025 पात्रता परीक्षा जो है उसमें तुक्का किस प्रकार लगाएं कि ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो 90+ का स्कोर या 60% जो अंक प्राप्त करने होते हैं हमेशा उसके नज़दीक चले जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। 60+ स्कोर 60% का जो आंकड़ा है वो पार नहीं कर पाते, 90+ का स्कोर पार नहीं कर पाते, ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते रीट एग्ज़ाम को, उनको कुछ ट्रिक के द्वारा इस सेशन में बताने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रश्न का उत्तर हमें आता नहीं है उस प्रश्न में तुक्का किस प्रकार लगाएं कि वो प्रश्न सही हो जाए, जिससे वो विद्यार्थी आसानी से 90+ का स्कोर प्राप्त कर ले। इसके लिए आपको आज के सेशन का जो ये वीडियो है वो शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखना होगा। तो बात करते हैं आज पहले एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित कि रीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मुख्य रूप से 4 भाग हैं। लेवल 2 से बात करते हैं, वैसे आप अपने हिसाब से लेवल 1 में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला सब्जेक्ट जो होता है वो मनोविज्ञान होता है, उसके बाद 2 लैंग्वेज होती है जिसमें हिंदी और संस्कृत रखा है मैंने अभी एक बार, और चौथा जो विषय है वो सामाजिक अध्ययन का रखा है, इसमें विज्ञान भी ले सकते हैं आप। उसके अलावा रीट लेवल 1 के विद्यार्थी भी इस हिसाब से चल सकते हैं। कुल जो प्रश्न आते हैं वो 150 आते हैं और इनका जो अंक भार होता है वो भी 150 होता है। परीक्षा की जो अभी तक निर्धारित तिथि है वो 27 फरवरी को। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रीट एग्ज़ाम की जो मुख्य बात है वो यही है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका हमें फ़ायदा उठाना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हैं उनको हल करना है ताकि आप 90+ का स्कोर प्राप्त कर सकें और आगे होने वाले मेंस एग्जाम में आसानी से बैठ सके। रीट एग्जाम में क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए हम रीट का जो पेपर है प्रश्न पत्र उसको 3 पार्ट में या 3 भाग में हल करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में प्रश्न पत्र के उन प्रश्नों को हल करेंगे जिनके उत्तर या आंसर हमें पता है या जिन्हें हम आसानी से हल कर सकते हैं, या हमें लगता है कि इनके जो प्रश्न इसका जो आंसर होगा वो 100% हमें आता है, उनको हम फर्स्ट पार्ट में हल करेंगे। सेकंड पार्ट में प्रश्न पत्र के उन प्रश्नों को करना है जिन प्रश्नों के उत्तर को लेकर हम 2 विकल्प पर अटके हुए हैं या 50-50 पर आकर रुक गए हैं, या जो प्रश्न पूछा गया है टॉपिक या बिंदु से उस टॉपिक या बिंदु के बारे में हमें सामान्य जानकारी है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हम सेकंड पार्ट या सेकंड भाग जब दूसरी बार करेंगे उसमें करने हैं। और थर्ड पार्ट में, इस पार्ट में हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न हमें बिल्कुल नहीं आते, जिसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है, उन प्रश्नों को हम पार्ट 3 के अंतर्गत हल करेंगे, वो भी अपनी जो तुक्का लगाने की जो ट्रिक है उस तुक्का लगाने वाली ट्रिक के द्वारा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इस सेशन के अंतर्गत कि जो तुक्का लगाने की जो ट्रिक है खासकर रीट 2025 में, क्योंकि रीट इम्पोर्टेंट बात यह है क्योंकि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उस हिसाब से हम इसमें तुक्का लगाने वाली ट्रिक को अपनाएंगे। कुछ ट्रिक जो है मैंने छांट के रखी है, उसमें भी उन प्रश्नों को ही सम्मिलित किया है मैंने। अधिकतर जो प्रश्न मैंने सम्मिलित किए ट्रिक के साथ, ट्रिक उसके साथ जो प्रश्न मैंने लिया है वो सभी प्रश्न जो हैं पिछले रीट के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ही वो आ रखे हैं, बाहर के प्रश्न नहीं हैं। रीट में जो प्रश्न आ रखे हैं उनके हिसाब से मैंने ये तुक्का पद्धति को बनाया है, और वो कौन सा तुक्का कब लगेगा उसके बारे में। ट्रिक 1 में 4 विकल्प दे रखे होंगे अपने को, या 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। उन 4 ऑप्शन में जो विकल्प या ऑप्शन बड़ा होगा उसी को चुनना है, वही हमारा
आंसर होगा। प्रश्न देखिए एक बार इसके संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। ए ऑप्शन में है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। बी, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। सी, वह रश्मि व्यवहार करने लगता है। डी, वो बहुत ही तुनक मिजाजी हो जाता है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि कौन सी विशेषता जो है प्रतिभावान विद्यार्थी की है, यानी प्रतिभावान जो विद्यार्थी होता है उसकी मुख्य विशेषता कौन सी है। तो अपने को ट्रिक नंबर 1 इसमें अपनानी है। अगर ये प्रश्न अपने को नहीं आ रहा है, मान लेते हैं अपने को प्रश्न नहीं आ रहा है, ये प्रश्न ऐसा कैसा छपके आया हुआ प्रश्न है रीट के अंदर और ये छपके आ गया इस टाइप से प्रश्न, और हमें प्रश्न का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बिल्कुल नॉलेज में नहीं, हमने प्रश्न को 4 बार पढ़ के देख लिया लेकिन किसी प्रकार का उत्तर इससे हमें नहीं मिल रहा है, तो हम इसमें ट्रिक नंबर 1 को अपनाएंगे। ट्रिक नंबर 1 क्या कह रही है कि अगर 4 विकल्प दे रखे होते हैं और चारों विकल्प में जो सबसे बड़ा दे रखा होता है या जिसमें सबसे अधिक लाइनें लिखी हुई होती है, जिसमें सबसे अधिक शब्द होते हैं, उसी विकल्प को चुनना है। तो इसमें जो वो है ट्रिक में ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इससे संबंधित है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये इसका सही आंसर है ए। तो अपना जो पहली ट्रिक है वो यही ट्रिक कहती है कि 4 विकल्प दे रखे हों और 4 ऑप्शन दे रखे हों और उन ऑप्शन में जो सबसे बड़ा उत्तर होगा या सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा या विकल्प होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो प्रश्न था अपना विशेषता बताने थी प्रतिभावान विद्यार्थी की, जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे और इसमें ए नंबर पे जो ऑप्शन था उसके अंदर 3 लाइनें लिखी हुई है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन हुआ, उसी को टिक लगाना था। ये थी हमारी तुक्का मारने की जो पहली ट्रिक थी वो, कि 4 विकल्प और जो सबसे बड़ा है उसको चुनना है और टिक लगाना है। और कब लगाना है, जब बिल्कुल प्रश्न का नॉलेज नहीं है, प्रश्नों को हमने 4 बार पढ़ के देख लिया है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ट्रिक 1 को अपनाना है कि जो विकल्प सबसे बड़ा हो उसको चुनना है, उसको टिक करना है, उसको OMR शीट पे भरना है। ट्रिक नंबर 2, जिस विकल्प में डैश लगी हो उसको चुनना है या उसको भरना है। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उस विकल्प को आप जो चुन रहे हो वो विकल्प में एक ही होना चाहिए। जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उन 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें डैश लगी हो। तो ऐसा अगर कोई प्रश्न बन रहा हो और हमें उस प्रश्न के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं हो तो ऐसे प्रश्न में हम डैश वाला जो ऑप्शन होता है उस पर साथ जाएंगे, उसको टिक लगाएंगे। इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखिए जो रीट परीक्षा में आ रखा है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। प्रश्न देखिए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। ऑप्शन है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, बी अंतर्दृष्टि अधिगम, सी शास्त्रीय अनुबंधन, डी संज्ञानात्मक सीखना। टोटल 4 ऑप्शन दे रखे हैं A B C D और प्रश्न क्या कह रहा है, सिद्धांतों द्वारा सीखने से संबंधित कौन सा है। ठीक है, तो अपने को ट्रिक नंबर 2 याद क्या रखनी है, जिस विकल्प में डैश लगी है उसको चुनना है, मगर होनी क्या चाहिए, एक ही। तो इसमें डैश वाला जो आ रहा है वो आ रहा है ए। डैश कहाँ लगी है, क्रिया और प्रसूत के बीच में डैश लगी है, तो अपने को डैश वाले ऑप्शन में जाना है और ये इसका क्या है, उत्तर है। कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, वो है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, तो दूसरा जो अपना ट्रिक है तुक्का मारने की जो उसका है वो है, जिस विकल्प में डैश लगी होती है उसी विकल्प को चुनना है, लेकिन शर्त है कि वो विकल्प क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर किसी प्रश्न में ऑप्शन में 2 डैश हो जाती तो फिर ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करती। जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंध के साथ अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता है जिसके बीच में और एक डैश आ जाती तो फिर ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करती। एक ट्रिक वहीं काम करेगी जब 4 ऑप्शन में एक के साथ डैश होगी। ठीक है, ये थी हमारी दूसरी ट्रिक कि विकल्प में डैश वाले ऑप्शन को चुनना है। ट्रिक नंबर 3, जो अधिक बार आया हुआ है उसको अलग करना है। ट्रिक नंबर 3 क्या करिए, जो अधिक बार आया हुआ है उसको अलग करना है। प्रश्न देखिए इससे संबंधित एक बार, क्या प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन कौन से स्थल जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो ये स्थल दे रखे हैं 6, इन 6 स्थल में से कौन कौन से स्थान है या स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा है प्रभास पाटन, चौथा आलमगीरपुर,
पांचवा है राउंड दौड़ो, छठा है कोड दीजिए। इस प्रश्न के बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। हमने प्रश्न को आराम से 2 से 3 बार 4 बार पढ़ के देख लिया, लेकिन ये प्रश्न हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो हम इसमें ट्रिक नंबर 3 अपनाएंगे तुक्का मारने की, वो है कि जो अधिक बार आया हुआ है उसको अलग करो। तो अधिक बार ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी। अब ये कह रहा है इनमें से जो 6 दे रखे हैं इनमें से 4 जो हैं वो कौन कौन से जो पाकिस्तान में स्थित है। तो अलग जो अधिक बार आया है उसको अलग करना है, उसको छांटना है। पहला देखो ए में क्या कह रहा है, ए में 1 है, बी में भी है। पहली लाइन में देखो 1 1 1, तो क्या आया हुआ है कॉमन 1, तो ये 1 ले लिया। अब इसमें देखो 3 2 2 2, कॉमन क्या आ रहा है, सबसे अधिक बार कौन सा आ रहा है 2, तो 2 ले लिया। फिर तीसरा देखो 5 4 5 3, तो ज़्यादा बार कौन सा आया हुआ है, ज़्यादा बार आया हुआ है 5, तो यहाँ 5 ले लिया। अब चौथे वाला देखो 6 5 6 4, तो ज़्यादा बार क्या आया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 ले लिया। अब ये ढूंढो 12 56 कहाँ पर है, वही हमारा क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। 12 56 है, 1 2 5 6, ये रहा सी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। तो प्रश्न की ट्रिक क्या कह रही है कि जो 12 अधिक बार आया हुआ है उसको अलग करना है और प्रश्न का उत्तर निकालना है। लेकिन कब निकलेगा ये, जब प्रश्न का हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दिमाग लग नहीं रहा, दिमाग चला के देख लिया उत्तर नहीं मिल रहा है, तब अपने को ये ट्रिक अपनानी है जो अधिक बार आया। इस प्रकार की जो ट्रिक है ये कहाँ काम में आती है, इस टाइप के प्रश्नों में काम में आती है। प्लस दूसरा जहाँ मिलान करते हैं ए और बी का, जहाँ मिलान वाले जो प्रश्न होते हैं उस जगह ये काम में आती है ट्रिक। जो अधिक बार आया हुआ था उसको अलग करके रखना है और अपना उत्तर निकालना है। ये थी ट्रिक नंबर 3, जो अधिक बार आया उसको अलग करो और क्वेश्चन का आंसर निकालो। ट्रिक नंबर 4, ट्रिक नंबर 4 कहती है ये सभी, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी पर टिक लगाओ। यदि किसी प्रश्न में प्रश्न पूछा गया है और प्रश्न में चौथा ऑप्शन या उन 4 विकल्पों से 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी या ये सभी या इनमें से सभी या दिए हुए सभी, तो अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसमें हम इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। किसके साथ, उपरोक्त सभी के साथ, ये सभी से के साथ या इनमें से सभी। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं अगर इसके साथ जाता है तो प्रश्न के राइट होने की जो संभावना है वो लगभग 90% के आसपास हो जाती है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उपरोक्त सभी, ये सभी, इनमें से सभी, और अगर नहीं आ रहा है और हम इसके साथ चले जाते हैं तो उसके प्रश्न के सही होने की जो संभावना होती है वो होती है 90% के आसपास। तो प्रश्न देखिए एक बार, ये प्रश्न मान लीजिए हमको नहीं आ रहा है। प्रश्न है सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में जो सहायक होता है वो कौन होता है, वैसे आप ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या इनमें से सभी। अपना ट्रिक नंबर 4 अब यहाँ लगानी है। ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति और डी में ऑप्शन दे रखा है इनमें से सभी। तो सीधा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डी पे ऑप्शन लगा दिया इनमें से सभी। तो ट्रिक नंबर 4 यही कहती है कि अगर किसी प्रश्न में प्रश्न अपने को नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे सब तरीके से पढ़ के देख लिया, नहीं मिल रहा है, तो ये सभी, उपरोक्त सभी, इनमें से सभी, इस टाइप का अगर दिया हुआ है तो आंख मीच के उस पर निशान लगा देना है। प्रश्न के राइट होने की जो संभावना है वो 90+ के आसपास हो जाती है। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 क्या कहती है, अगर कहीं प्रश्न दे रखा है और उस प्रश्न में 4 विकल्प दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उस विकल्पों में अगर एक ऑप्शन में ब्रैकेट आ रखा है, एक ब्रैकेट वाला अगर ऑप्शन है और अगर वो एक ही है, एक ब्रैकेट वाला ऑप्शन है और अगर वो एक ही है तो हम उस ब्रैकेट वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे और उसी पे टिक लगाएंगे और OMR शीट में भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रश्न देखिए, रीट के अंदर आया हुआ है। प्रश्न क्या है, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है। प्रश्न एक बार और देखिए, पंथ निरपेक्ष शब्दावली है जिसे भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है। ऑप्शन ए कहता है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नीति निर्देश तत्व, ऑप्शन सी प्रस्तावना ब्रैकेट में उद्देशिका में, और ऑप्शन डी मूल कर्तव्य में। तो अपनी 5वीं ट्रिक क्या कह रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और प्रश्न के अंदर, ऑप्शन के अंदर ब्रैकेट वाला ऑप्शन दे रखा है कि ऑप्शन में ब्रैकेट दे रखा है साथ में, तो मैं ब्रैकेट वाले के साथ जाना है और उसको टिक लगाना है। और यहाँ पे ब्रैकेट वाला जो ऑप्शन है वो है सी प्रस्तावना, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रस्तावना या उद्देशिका। ट्रिक नंबर 5 कहती है ब्रैकेट वाले ऑप्शन के साथ जाओ
और उसको चुनो और टिक लगाओ, लेकिन शर्त यही है कि ऑप्शन में एक ही ब्रैकेट होना चाहिए। 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जो भी आ रहे हैं उसमें ब्रैकेट कितने में होना चाहिए? सिर्फ एक में। तो ये ट्रिक वहाँ काम करेगी तुक्का मारने की। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 कहती है कि किसी भी प्रश्न में प्रश्न दे रखा है और प्रश्न के जो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं उनमें अगर दे रखा है उपरोक्त दोनों, या ए व बी दोनों, या ब व स दोनों, या ऊपर दिए गए दोनों, तो ऐसा जब भी कोई ऑप्शन बने, ठीक है, तो उसमें अगर प्रश्न नहीं आ रहा है अपने को, तो अपन उपरोक्त दोनों, ए व बी दोनों, ब व स दोनों, या ऊपर के दोनों जो दे रखे होते हैं वो, या उपरोक्त दोनों, इनके साथ जाएंगे और उस प्रश्न को हल करेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, रीट में आया हुआ प्रश्न है पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। प्रश्न है पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है। ऑप्शन ए विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, ऑप्शन बी विद्यालय की बाहर क्रियाएं, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपनी ट्रिक क्या कह रही है? ट्रिक नंबर 6 कह रही है कि जब उपरोक्त दोनों, ए व बी दोनों, ब स दोनों, या ऊपर दिए हुए दोनों ऐसे ऑप्शन आए, प्रश्न नहीं आ रहा हो, तुक्का लगाना हो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं रीट के अंदर, तो हम उपरोक्त दोनों या ए बी दोनों या ब स दोनों का जो ऑप्शन होगा उसके साथ जाएंगे। तो इस प्रश्न में ये दे रखा है सी के अंदर उपरोक्त दोनों, तो हम सी के साथ जाएंगे। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये प्रश्न रीट के एग्जाम में पहले आ चुका है। हमने जो प्रश्न आज शामिल किए हैं वो रीट में आए हुए प्रश्न हैं, सभी के सभी उन्हीं को शामिल किया है। ये थी ट्रिक नंबर 6। उपरोक्त दोनों, ए बी दोनों, ब स दोनों, या ऊपर दिए हुए दोनों को सिलेक्ट करके अपना आंसर निकालें। अब है ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 क्या कहती है? यदि प्रश्न के ऑप्शन में एवं, और, अथवा, तथा, या इनमें से कोई एक विकल्प में हो तो उसे चुनें, लेकिन होना क्या चाहिए? एक ही होना चाहिए। एक प्रश्न दिया हुआ है, उस प्रश्न के 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उन 4 ऑप्शन में अगर कोई एक ऑप्शन के अंदर एवं, और, अथवा, तथा, या लिखा हुआ है और वो उस 4 ऑप्शन में एक ही जगह है, तो इस प्रकार के जो ऑप्शन होता है तो उस ऑप्शन के साथ हमें जाना है और प्रश्नों को सही हल करना है। हल करने का जो परसेंटेज है वो 70 से 80% तक राइट होने के चांस हो जाते हैं। इस प्रकार के तुक्का लगाने की ये 7वीं ट्रिक है। एवं, और, अथवा, तथा, या इनमें से कोई एक विकल्प हो तो उसको चुनें, लेकिन शर्त यही है कि वो उस विकल्प में एक ही होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर प्रश्न संख्या देखिए, ये वाला जो रीड के अंदर आ रखा है। पहले, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है, कौन कौन सा है? ऑप्शन ए संचार के साधन, ऑप्शन बी स्वयं, वयस्क समूह, ऑप्शन सी अध्यापक, और ऑप्शन डी कहता है परिपक्वता एवं आयु। ट्रिक नंबर 7 क्या कहती है? अगर प्रश्न नहीं आ रहा है और तुक्का लगाना है तो एवं, और, अथवा, तथा, या इनमें से कोई दे रखा हो तो उसके साथ जाना है, लेकिन होना चाहिए क्या? एक ही। वो आ रहा है ऑप्शन डी में, परिपक्वता एवं आयु। और ये एवं, अथवा, या किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो अपन ऑप्शन डी के साथ जाएंगे और ये इसी का आंसर है। ये थी ट्रिक नंबर 7। एवं, और, अथवा, तथा, या में से किसी एक को चुनना है विकल्प में अगर दे रखा हो तो, और वो भी क्या हो? एक ही हो। ये थी ट्रिक 7। ट्रिक नंबर 8 है थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगा के इस प्रश्न को हल करना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं लेकिन उनका सिलेबस से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो एक कॉमन सेंस के प्रश्न होते हैं। वो अपने ज्ञान की परीक्षा होती है, अपना दिमाग कहाँ तक चलता है, अपनी सोच कितना सकते हैं, उस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनमें अपने को क्या करना है? थोड़ा सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना, अपना का कॉमन सेंस यूज लेना अपना, और कॉमन सेंस के द्वारा उन प्रश्नों को हल करना। ये है ट्रिक नंबर अपनी 8। ट्रिक नंबर 8 क्या कहती है? थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ और प्रश्न को कॉमन सेंस के द्वारा हल करो। उदाहरण के तौर पर देखिए, प्रश्न है गीता है। इस टाइप के प्रश्न कहीं दिए हुए नहीं आते। गीता है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? वेद, ऑप्शन बी कह रहा है स्वतंत्र महाकाव्य, ऑप्शन सी कह रहा है रामायण का एक भाग, और ऑप्शन डी कह रहा है महाभारत का एक भाग। आप लगाइए अंदाजा, दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए। गीता का संबंध किससे? गीता का संबंध है जब कृष्ण भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं, और देते कहाँ है? किस में देते हैं? वो महाभारत के समय। तो ये क्या लगा अपने दिमाग? ये प्रश्न कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा ऐसे, ये प्रश्न कोई पर्टिकुलर छपा नहीं है कि गीता जो है महाभारत का एक अंग है। तो अपने को गीता के बारे में जो बाहरी ज्ञान था
थोड़ा सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया और कॉमन सेंस के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर निकाला कि गीता को कहाँ दिया गया था, कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध के अंत में दिया हुआ भाग है। तो इसका ऑप्शन राइट क्या होगा, महाभारत का एक भाग है। गीता क्या है, महाभारत का है। तो इसमें थोड़ा सोचना, दिमाग लगाना, कॉमन सेंस का यूज करना, बाहरी ज्ञान का प्रयोग करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर निकालना है। ऐसे भी प्रश्न हर परीक्षा में 1 से 2 आते हैं और ये रीट में आया हुआ प्रश्न है। एक प्रश्न और देखिए, प्रश्न है वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है। वन्य जीवों की संख्या निरंतर कम हो रही है, इसका एक कारण क्या है। अ, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, बी, बांधों का निर्माण होना, सी, बाढ़ आना, डी, नगरीकरण। आप ऑप्शन देखिए, नगरीकरण, बाढ़, बांधों का निर्माण। बांधों का निर्माण, अब क्या है, वन्य जीव। पहले बात ये देखिए, वन्य जीव रहते कहाँ हैं, वन्य जीव है तो कहाँ रहेंगे, वन में रहेंगे। वन में रहेंगे, इनका प्राकृतिक आवास क्या हो गया, वन, यानी रहने की स्थान इनका क्या हो गया, वन। ये इनका हो गया क्या, प्राकृतिक आवास। इनकी संख्या निरंतर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऑप्शन अपना इसमें क्या निकालेंगे, बांधों का निर्माण। ये बांधों का निर्माण हो रहा था, क्या वन्य जीव पर फर्क पड़ेगा, इसका कोई इससे संबंध नहीं है। बाढ़ आना, बाढ़ से भी इसका कोई संबंध नहीं है। नगरीकरण का इसका संबंध नहीं, तो इसका संबंध किससे, वन्य जीव रहते हैं कहाँ, जंगल में, वन में, तो वहाँ उनके प्राकृतिक आवास होते हैं। तो प्राकृतिक आवास अगर नष्ट होंगे तो इनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। तो ये कौन सा प्रश्न था, ये सोचने का प्रश्न था, दिमाग लगाने का प्रश्न था, कॉमन सेंस का प्रश्न था, अपना बाहरी ज्ञान जो होता है उसका उपयोग करने का प्रश्न था कि वन्य जीव रहते कहाँ हैं भाई, वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, ये इनका प्राकृतिक आवास होता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनको दिमाग लगा के हल करना पड़ता है, सोच के हल करना पड़ता है, कॉमन सेंस के द्वारा करना पड़ता है, अपने बाहरी ज्ञान के द्वारा हल करना पड़ता है। तो इसका जो ऑप्शन है वन्य जीव में कम होने का प्रमुख कारण वो है प्राकृतिक आवासों की कमी या प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। ये थी ट्रिक नंबर 8। थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस का उपयोग करो, बाहरी ज्ञान का प्रयोग करो और प्रश्न का उत्तर निकालो। ट्रिक नंबर 9 क्या कहती है, जो एक अलग लगे उन चारों विकल्पों से वही सही उत्तर होगा। कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं परीक्षा में, ये भी आया हुआ है रीट के अंदर, वही से मैंने निकाला है और ट्रिक नंबर 9 से संबंधित, जो अलग लगे चारों विकल्पों में से वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। कभी कभार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्न में प्रश्न के बाद जो 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, वो प्रश्न के जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से 3 जो ऑप्शन होंगे ना, उनका उस प्रश्न से कोई लेना देना नहीं होगा, या वो उस प्रश्न से संबंधित तो होंगे लेकिन अलग लगेंगे। 3 अलग लगेंगे बिल्कुल और एक अलग लगेगा, 3 एक जैसे लगेंगे और एक अलग लगेगा। तो एक जो अलग लगेगा वही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। प्रश्न संख्या देखिए, इसमें उदाहरण के तौर पर आया हुआ प्रश्न है, एक सालिम सिंह जी की हवेली है प्रसिद्ध, वो हवेली किस जगह पर स्थित है। प्रश्न है प्रसिद्ध सालिम सिंह जी की हवेली स्थित है। ऑप्शन है नवलगढ़, ऑप्शन बी मुकुंदगढ़, ऑप्शन सी पिलानी में, ऑप्शन डी जैसलमेर में। अब अपना विकल्प, अपने ट्रिक क्या कह रही है कि जो अलग लगे चारों विकल्पों में से वही सही उत्तर होगा। अब ये देखिए, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, पिलानी और जैसलमेर। जैसलमेर क्या है, जिला, डिस्ट्रिक्ट है, जबकि पिलानी, मुकुंदगढ़ और नवलगढ़ ये जिला नहीं है। वापस देखिए, जैसलमेर क्या है, जिला, डिस्ट्रिक्ट, जबकि पिलानी, मुकुंदगढ़, नवलगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये किसी जिले के अंदर के क्षेत्र हैं पर्टिकुलर। इसमें ये तीनों अंदर की चीज़ आ गई और अलग कौन सा लग रहा है, जैसलमेर। तो अपनी ट्रिक नंबर 9 कह रही है 4 विकल्प दे रखे हों, 3 एक जैसे लग रहे हों और चौथा अलग लग रहा है इनसे, तो उसी को चुनना है, वही अपना सही उत्तर। तो इसका जो उत्तर है वो है जैसलमेर। सालिम सिंह जी की जो प्रसिद्ध हवेली वो कहाँ है, जैसलमेर में। यह है ट्रिक नंबर 9, तुक्का लगाने की। 4 विकल्प दे रखे हो, 3 अगर एक जैसा लगे और एक अलग लगता हो, वही अपना क्या होगा, उत्तर। ट्रिक नंबर 9। ट्रिक नंबर 10, 50-50 पर लाकर तुक्का लगाना, सही होने का जो चांस होता है वो 50% तक हो जाता है। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं परीक्षा के अंदर जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आपको मालूम है ये 100% नहीं होना है, तो उन 2 ऑप्शन को पहले डिलीट कर दो या उनको रॉन्ग करके हटा दो कि ये तो होने ही नहीं है। अब पीछे जो 2 बचेगी आपने उसको क्या ला के रख दिया, प्रश्नों को 50-50 पर। आप 50-50 पर ला के रखोगे तो आपका जो प्रश्न है उसके बाद अब उन दोनों में से किसी एक पर तुक्का लगाओगे तो आपके प्रश्न का सही होने का जो चांस है वो 50% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक नंबर 10 कह रही है कि 50-50 पर लाओ, उसके बाद तुक्का लगाओ, तो सही होने का जो चांस है वो कितना हो जाएगा, 50% के आसपास। प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1, 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे। ऑप्शन ए महाराव राम सिंह फर्स्ट, महाराव राम सिंह सेकंड, सी है महाराव माधो सिंह फर्स्ट, डी है महाराव उमेश सिंह फर्स्ट। अब इसके 4 ऑप्शन देखिए,
राम सिंह फर्स्ट, राम सिंह सेकंड, माधो सिंह फर्स्ट और उमेश सिंह फर्स्ट। अब इन चारों में जो है राम सिंह फर्स्ट और राम सिंह सेकंड, तो आपका जो उत्तर है इन दोनों में ही छुपा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को हटा दो पहले, तो तीसरा और चौथा सी और डी को हटा दो। अब बचे क्या, दो। तो अब प्रश्न अपना किस पे आ गया, 50-50 पे आ गया। अब इनमें से दो में से कोई एक होगा जो अपना उत्तर होगा। तो ये अपनी ट्रिक क्या कह रही है कि गलत ऑप्शन जो आपको लगता है उनको हटाओ और शेष बचे पे जो बचते हैं दो, उन पे आप तुक्का लगाओ। तो आपका जो प्रश्न है वो सही होने का चांस कितना हो जाएगा, 50%। अब ऑप्शन ए बच गया माराव राम सिंह और दूसरा बच गया माराव राम सिंह सेकंड। अपना जो इसमें उत्तर है वो है माराव राम सिंह सेकंड। तो ट्रिक नंबर 10 क्या करिए, 50-50 पर लाकर तुक्का लगाओ, जिससे प्रश्न के सही होने का जो चांस है वो 50% तक हो जाएगा। ट्रिक नंबर देखते हैं 11। ट्रिक नंबर 11 क्या कहती है कि जब भी कोई पेपर होता है परीक्षा का, एग्जाम का, उस पेपर के अंतर्गत 1 से 2 प्रश्नों के उत्तर उसी पेपर में होते हैं। आप जब भी कोई एग्जाम देते हो उसमें 1 से 100 प्रश्न होते हैं, या 1 से 150 प्रश्न होते हैं, या 50 प्रश्न होते हैं, या 200 प्रश्न होते हैं। उस प्रश्न पत्र में हमेशा कुछ ना कुछ 1 से 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो जिनका उत्तर उसी प्रश्न पत्र के अंदर होगा। जैसे एक प्रश्न आ गया 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न आपने पढ़ा, आपको नहीं आ रहा है, आप आगे बढ़ते बढ़ते गए, प्रश्न नंबर आ गया 70। आप 70 को जैसे ही पढ़ोगे तो आपको लगेगा इससे मिलता जुलता हुआ प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा है। तो ये 10वां प्रश्न और 70 नंबर प्रश्न दोनों आपस में क्या हो गए, सेम। तो इनका उत्तर एक दूसरे में मिला हुआ होगा। इसका उत्तर इसके ऑप्शन में हो सकता है और इसका उत्तर इसके ऑप्शन में हो सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी कोई प्रश्न पत्र बनता है तो उसमें 1 से 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर उसी प्रश्न पत्र में मिल जाएगा। ये थी अपनी ट्रिक नंबर 11 कि 1 से 2 प्रश्नों के उत्तर उसी प्रश्न पत्र में होते हैं। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, यह है ट्रिक नंबर 12। ट्रिक नंबर 12 क्या करिए, पुराने प्रश्न पत्रों के सभी प्रश्न याद कर लो, क्योंकि हर बार 1 से 2 प्रश्न जो है दोबारा छपते के छपते हैं। ट्रिक नंबर 12 क्या करिए, पुराने जितने भी आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जैसे हम रीट का एग्जाम दे रहे हैं, रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमें 150 के 150 प्रश्न करके आने हैं। तो पुराने जितने भी पेपर हो रखे हैं रीट के, उन सभी प्रश्न को आप आराम से सभी को याद कर लो। याद तो क्या करना, उनसे आधे से ज़्यादा प्रश्न तो आपको आते ही होंगे, और जो नहीं आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि उनमें से जो प्रश्न होते हैं, उनमें से जो प्रश्न होते हैं वो हर बार आने वाले एग्जाम में छपते हैं 1 से 2 प्रश्न। तो इससे क्या होगा, 1 से 2 प्रश्न सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो पुराने प्रश्न पत्रों के जो प्रश्न होते हैं उनको अच्छी तरह याद कर लो, ताकि उनमें से 1 से 2 प्रश्न आएंगे जरूर, वो छपेंगे और आपके वो प्रश्न सही होंगे। और जैसे रीट के अंदर RTET हो रखा है पहले, तो इससे अंतर्गत 11 में, 12 में, 2015, 2017, 2021, 22, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ये कुछ प्रमुख पेपर हो रखे हैं। तो इन पेपर के जो प्रमुख प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आप अच्छी तरह से पढ़ लो 2 से 3 बार, क्योंकि इनमें से हर बार आगे से आगे 1-2 एग्जाम में प्रश्न छपते हैं। जैसे 11 में जो पेपर हुआ उसका कुछ ना कुछ 12 में छपा है, फिर 11-12 का कुछ ना कुछ 15 में छपा है, फिर 17 में जो छपा है 12-15 में से कुछ। तो एक ना एक 2 प्रश्न जो है दोबारा हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो पुराने प्रश्नों को पढ़ो, उनके जो प्रश्न होते हैं उनको याद करो, क्योंकि हर बार 1 से 2 प्रश्न रिपीट होते हैं। ये थी ट्रिक नंबर अपनी 12। नेक्स्ट ट्रिक नंबर है अपनी 13, क्रम पकड़ो। जब कोई भी ट्रिक काम नहीं करे, आपने 1 से लेके 12 तक, या 1 से लेके 10 तक, या 1 से लेके 12 तक अपनी सारी ट्रिक जो थी वो आजमा के देख ली, ना तो कोई ऑप्शन बड़ा दिख रहा है, ना कोई डैश दिख रहा है, ना कोई मिलान वाला प्रश्न दिख रहा है, ना कोई अलग करने वाला प्रश्न दिख रहा है, ना कोई ब्रैकेट दिख रहा है, ना कोई छोटा ऑप्शन दिख रहा है, ना कोई बड़ा ऑप्शन दिख रहा है। आपने हर तरीके से, ना कोई अलग ऑप्शन दिख रहा है, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो अब क्रम पकड़ के भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, वो कैसे, मान लो आपने फर्स्ट टाइम में पेपर कर रखा है, ये आपका फर्स्ट टाइम में पेपर हो रखा है, ये OMR शीट की जो कॉपी दिख रही है आपको, ये समझो फर्स्ट पार्ट आपने पेपर कर लिया, सेकंड पार्ट भी आपने कर लिया, अब थर्ड पार्ट आप करने जा रहे हो। अब प्रश्न संख्या देखो, जैसे 4 आपने नहीं किया है, ठीक है, तो अब इसके क्रम देखो। जैसे 1 में आपने भरा है A, दूसरे में आपने भरा है B, तीसरे में भरा है आपने C, और आपको बिल्कुल नहीं मालूम कि चौथे में क्या आ रहा है। तो अब ये सीक्वेंस बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, सीक्वेंस, क्रम बन रहा है कि पहले में A आ गया, दूसरे में B आ गया, तीसरे में A आ गया, तो ये A B और A B। तो आप इस क्या कर सकते हो, चौथे में क्या डाल सकते हो, B डाल सकते हो। तो ये सीक्वेंस या क्रम को पकड़ना है। ठीक है, जैसे इसमें सीख बन रहा है A B बन रहा है। ठीक है, उसी तरह देखो एक और देखो, जैसे आपने 22 में लगा दिया A, 23 में लगा दिया आपने B,
आपके ये पहले किए हुए प्रश्न है। पार्ट 1 में जब आप करोगे पहले राउंड में आपने वो कर रखे हैं, ठीक है। अब लास्ट में अंतिम पार्ट कर रहे हो, तीसरा भाग या तीसरे राउंड में आप कर रहे हो, तो उसमें क्या करना है, आपने पहले में 22 में भर रखा है ए, 23 में भर रखा है बी और 24 में भर रखा है आपने सी, और आपको 25 का आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं, आपने सब तरह के ट्रिक आजमा के देख लिए, कहीं भी आपका ये बैठ नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, सीक्वेंस जो बन रहा है ए बी सी, तो यहाँ क्या करोगे, आप कुछ नहीं समझ में आ रहा, इसमें डी भर दो, राइट होने के कुछ ना कुछ तो चांस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। ये थे अपना सीक्वेंस पकड़ो आंसर। तो ट्रिक नंबर 13 क्या करिए, क्रम पकड़ो, सीक्वेंस पकड़ो, जो एक श्रेणी बन रही है, क्रम बन रहा है, श्रेणी बन रही है, उस श्रेणी को पकड़ो। वो श्रेणी हो सकती है ए बी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, या ए बी सी डी या डी सी ए बी, ऐसे जो भी श्रेणी बन रही है। उत्तर तो आ नहीं रहा है, तुक्का लगाना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ के देख लिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अंतिम ट्रिक में ये भी लगा सकते हो, क्रम पकड़ो और आंसर लगाओ। नेक्स्ट ट्रिक नंबर है 14। ट्रिक 14 कह रही है लगातार आ रहे विकल्प का पुनः उपयोग करना। कभी कभार आपने देखा हो कि आप जब फर्स्ट राउंड में पेपर करते हो, आपने कुछ सवाल करके छोड़ दिए, मान लो 100 में से आपने 70 सवाल करके छोड़ दिए, बी में भी आपने कुछ ट्रिक निकाला, करके 5 से 10 सवाल और कर दिया, ऐसे 80 पे पहुंच गया, पीछे 20 प्रश्न बचे हुए हैं। अब आप उनको करने की कोशिश करो। जैसे ये देखिए, आपने 6 नंबर में डाला सी, 7 में डाला सी, 8 में आपने कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, 9 में आपने किया सी। अब ये लगातार सी का ऑप्शन बन रहा है, 6 में सी हो गया, 7 में सी हो गया, 8 वो आपने किया नहीं और 9 में आपने सी डाला है, तो ये क्रम बन रहा है लगातार विकल्प का। तो सी ऊपर भी सी आ रहा है, आपको कंफर्म है कि 6ठे और 7वें में जो मैंने सी डाला है वो एकदम सही है, और 9वें में जो सी डाला वो एकदम सही है। अब आपको 8वां प्रश्न नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देख लिया ऑप्शन करके, तो अब कुछ नहीं करना है, 8वें में आपको क्या डाल देना है, सी डाल देना है, 8वें में क्या लगा देना है, सी। तो ये क्या हो गया, लगातार जो विकल्प आ रहे हैं उसको हमने पकड़ा और आंसर नहीं आ रहा था तो हमने कौन सा तुक्का लगा दिया, यहाँ पे सी का तुक्का लगा दिया, ठीक है। ये देखिए उदाहरण एक बार, जैसे मान लो 27, 28, 29, 30, या आपने प्रश्न पहले राउंड में कर लिए, आपको कंफर्म है कि ये प्रश्न राइट है, आपने इन सब में क्या लगाया, ए, लेकिन 31 आपने किया नहीं और 32 में आपने ए लगाया है, और आपको कंफर्म पता है 100% कि ये जो मैंने ऑप्शन भरे ए वाले सब राइट है, लेकिन 31 बीच में छूट रहा है जो आपको नहीं आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सीधा 31 में ए ऑप्शन भरना है। क्यों, ये लगातार विकल्प की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार ए, बीच में गैप आ गया और वापिस ए, तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप ए डाल सकते हो, राइट होने के चांस पे या परसेंटेज बढ़ जाएंगे। तो ये थी ट्रिक 14, लगातार आ रहे विकल्पों को पुनः उपयोग करना या पुनः उनको डालना, बीच में पुनरावृत्ति करना। ए आ रहा है तो बीच में अगर कहीं छूट गया, नीचे ए आ रहा है, ऊपर ए आ रहा है तो बीच में भी ए डाल दो। ऊपर के 2 ऑप्शन में सी है और नीचे के 2 ऑप्शन में सी है, बीच में खाली छूट रहा है, नहीं आ रहा है प्रश्न, तो आप सी डाल सकते हो। तो जो विकल्प हैं उन विकल्पों को आराम से देखें, पुनरावृत्ति हो रही है, प्रश्न नहीं आ रहा है तो उनको आप लगा सकते हैं। ये थी ट्रिक नंबर 14, लगातार आ रहे विकल्प का पुनः उपयोग करना। अंतिम ट्रिक है अपनी 15 नंबर ट्रिक कहती है कि कोई भी ट्रिक नहीं लगे, कुछ भी समझ में नहीं आए, कैसा भी देख लिया प्रश्नों को पढ़ के, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी ट्रिक लागू नहीं हो रही है, तो आप उस ऑप्शन में बी या सी में से कोई भी एक विकल्प ले सकते हो या बढ़ सकते हो। उम्र में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी ट्रिक नहीं लग रही है, तो 4 जो ऑप्शन दे रखे होते हैं ए बी सी डी या अ ब स द, उसमें अंदर आपको बी या सी या ब या स, इन दोनों में से आपको किसी भी ऑप्शन में जाके उसमें गोला भर देना है या आपको कर देना है। कोई भी ट्रिक नहीं लगे तो ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं और उसको OMR के अंदर भर सकते हैं। चांस परसेंट राइट होने का चांस जो है आपका 50% के आसपास हो जाएगा। अगर आप ये ट्रिक नंबर 15 अपनाओगे, कोई भी ऑप्शन नहीं मिले, कोई भी ट्रिक नहीं मिले, तो ऑप्शन नंबर ट्रिक में आप 15 नंबर अपनाओगे, उसमें आप क्या करोगे, बी या सी में से कोई भी एक विकल्प को चुन लोगे और उसी पे टिक लगाओगे। कारण ये कि जब भी कोई एग्जामिनर पेपर बनाता है तो ऑप्शन ए में सीधा उत्तर रखने की कोशिश नहीं करता, वो नहीं चाहेगा कि सीधा पहला उत्तर डाले। आप भी अगर किसी एग्जाम का पेपर बनाओगे तो आप भी नहीं चाहोगे कि प्रश्न के बाद सीधा उत्तर दे दूँ, आप भी क्या चाहोगे, पहला छोड़ दूँ, पहले के बाद दूसरे या तीसरे में जाके आप उसका ऑप्शन डालोगे। पहले में आप क्या डालोगे, गलत ऑप्शन डालोगे, ठीक है। दूसरे या तीसरे में जाके आप चांस ज़्यादा होगा कि आप उसका उत्तर डालोगे, डी में भी आप नहीं डालोगे लास्ट में। तो ऑप्शन का जो चांस होता है वो बी या सी में ज़्यादा होता है। तो जब कोई भी ट्रिक नहीं लगे तो बी या सी में से किसी एक को चुनना है और ऑप्शन भरना है। राइट होने का जो चांस है वो 50% के आसपास होगा।
ये थी ट्रिक नंबर 15। ये महत्वपूर्ण कुछ जो ट्रिक थी जो रीट 2025 में आयोजित हुई उसके लिए, कुछ विद्यार्थियों के लिए जो हर समय हर बार आते हैं या नए बार दे रहे हैं, जो 90 अंक का स्कोर प्राप्त नहीं कर पा रहे उनके लिए, ताकि वो इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम होने में अभी 10 दिन से आज से, तो इन 10 दिन में अगर आप इस वीडियो को पूरा 2 से 3 बार देख लोगे तो निश्चित ही आपके 1 से 2 प्रश्न, 5-6 प्रश्न करने में आपको सहायता मिलेगी, जो आपके 90+ जो अंक स्कोर करना है आपको 60%, उसमें आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये था हमारा आज का सेशन। तुक्का लगाने का जो तरीका है रीट के अंदर, उससे संबंधित वीडियो को पूरा ज़रूर देखें इसको समझने के लिए एक बार। ये आपके अंतिम समय में जो एग्ज़ाम होगा 27 फरवरी को, उसमें आपके लिए कारगर साबित होगा। धन्यवाद।